नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। सभी घर पे उम्मीद करता हूँ भी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है ना, उसमें नेक्स्ट क्लास और बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा वो भी मैं बताता हूँ आपको, और जिन बच्चों ने जो पिछली क्लास थी उनका आंसर दिया है तो उसका नाम भी मैं बता दूँ भी किन किन बच्चों ने उसका कमेंट में आंसर दिया है। और आज एक और नया क्वेश्चन आपके लिए होगा, जो बच्चे आंसर देंगे उनका मैं अगली क्लास में नाम ले दूँगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन कौन सा, महाभारत काल में राजा खालिस्तान द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। भी महाभारत काल में, महाभारत काल के समय, ठीक, करनाल नगर की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये करनाल शहर की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी कर्ण के द्वारा, राजा कर्ण के द्वारा। यानी जो करनाल शहर वो किसके द्वारा बसा गया है, करनाल राजा कर्ण के द्वारा बसा गया, इसलिए इसका नाम क्या है, करनाल है। ठीक है, और महाभारत की बात करें तो महाभारत का युद्ध कब हुआ था, तो 900 ईसा पूर्व हुआ था। 900 ईसा पूर्व कहाँ पे हुआ था सर जी, तो ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, यानी 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का अगर ग्रंथ आ जाए तो किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था, सरस्वती नदी के किनारे। वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, महाभारत लिखा था। और वेद व्यास ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, महाभारत, किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे लिखा था। और जो करनाल शहर किसने बसाया था, राजा कर्ण ने बसाया था। इसलिए कर्ण झील कहाँ रहेगी, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कर्ण झील। तो कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल में रहेगी। ठीक है, देखो बच्चों, दोस्त ऐसे होने चाहिए। कर्ण को ये पता था भाई उसके जो दोस्त है ना, दुर्योधन की हार निश्चित है, फिर भी ये अपनी दोस्ती से नहीं मुकरा। और श्री कृष्ण किसके दोस्त थे, अर्जुन के दोस्त थे। ठीक है, बिना हथियार उठाए इन्होंने जीत निश्चित कर दी थी, यानी कृष्ण ने बिना हथियार उठाए ही जीत निश्चित कर दी। लेकिन कर्ण को ये पता था भाई हार निश्चित है, फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये होती है दोस्ती। ठीक है, तो और क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, देखो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम पीएम कौन थे, लियाकत अली, लियाकत अली। इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, इनका जन्म भी करनाल में हुआ भाई, करनाल में। यानी पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ है, करनाल के अंदर हुआ है। ये जो IRB का पेपर था ना, इंडियन रिजर्व बटालियन, इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यानी लियाकत अली का जन्म कहाँ हुआ था, करनाल के अंदर हुआ था। और लिबर्टी जूते, लिबर्टी जूते कहाँ बनाए जाते हैं, करनाल के अंदर बनाए जाते हैं। और कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल में। अगर गोकर्ण का तालाब आ जाए ना, गोकर्ण का तालाब, तो वो कहाँ रहेगा, रोहतक में रहेगा भी। अगर कर्ण का टीला आ जाए, कर्ण का टीला, ये ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज होना, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा, कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है, यानी कर्ण का टीला आ जाए तो कुरुक्षेत्र में, गोकर्ण का तालाब रोहतक में, कर्ण झील कहाँ रहेगी, करनाल के अंदर। और लियाकत अली का संबंध कहाँ से है, करनाल से है। ठीक है, और बात करें तो करनाल के अंदर क्या हुए थे, 3 युद्ध प्रसिद्ध है करनाल के, 3 के 4 युद्ध प्रसिद्ध है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध और तराइन का तीसरा युद्ध, करनाल का युद्ध। 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 के अंदर। किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, मोहम्मद गौरी के बीच में यह युद्ध हुआ था। और पहला युद्ध कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और हारता कौन है, मोहम्मद गौरी। यह युद्ध हार जाता है। और तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, 1192 के अंदर। किस किस के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। यह युद्ध कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी युद्ध जीत जाता है। ठीक है, हार कौन जाता है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, हार जाता है युद्ध। ठीक है, और तराइन का तीसरा युद्ध आ जाए तो 1215 के अंदर इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में, यल्दोज के बीच में, इसमें कौन जीता है, इल्तुतमिश जीत जाता है और यल्दोज ये युद्ध हार जाता है। और जो करनाल के युद्ध की बात करें ना, करनाल का युद्ध कब हुआ था, करनाल का युद्ध 1739 के अंदर में।
किस किस के बीच में था? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह को क्या कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं भाई, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। और नादिर शाह यहाँ के से क्या लेके गया था? मयूर सिंहासन, जिसका जो मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और उसके कारीगर का क्या नाम था? बेबादल खां था। और कोहिनूर का हीरा भी कौन अपने साथ लेके गया था? नादिर शाह। कोहिनूर का हीरा जो तेलंगाना की गोलकुंडा खंदान से निकाला गया था, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध और करनाल का युद्ध। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसमें? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें? पतंजलि, तुलसीदास, व्यास, चाणक्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो चाणक्य ने की थी। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप में यानी कुछ अगर दुख की घड़ी आना तो मेहनत ज़्यादा करो, मेहनत ज़्यादा करो। अगर आपके में दुख की घड़ी है, कोई प्रॉब्लम है तो मेहनत ज़्यादा करो। अगर आप में अच्छे दिन है यानी बुरे दिन है ना तो आप मेहनत ज़्यादा करो। अगर आप में अच्छे दिन है तो किसी की मदद करो, ना कि घमंड करो, ठीक है। चाणक्य था ना, चाणक्य गणानंद एक शासक था, गणानंद शासक था। इसके समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था और उसके साथ में कौन लड़ा था? पोर्स, राजा पोर्स, जो पंजाब के आसपास का सतलुज झेलम नदी के किनारे यह युद्ध हुआ था गणानंद के शासनकाल के अंदर, ठीक है। तो गणानंद के कोई ये घमंड था भाई, इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। तो इसने क्या किया था? एक ब्राह्मण था चाणक्य, इसके बड़े दरबार के अंदर इसने बेइज्जती करती थी। यानी कि कभी भी इंसान को ये घमंड नहीं करना चाहिए मेरे से ऊपर कोई है। हिस्ट्री अब जब पढ़ते हो तो उससे सीखने की कोशिश किया करो। तो चाणक्य को जब इसने बेइज्जती की ना, ये ब्राह्मण था, इसने अपने आप को भी बेइज्जती महसूस होने के बाद, आपको पता है बेइज्जती करने के बाद कैसा महसूस होता है, तो ये वहाँ से गणानंद को एक बात बोल के गया था, मैं इसका बदला लूँगा। लेकिन जब यह रास्ते से जा रहा था ना तो एक बच्चा, कुछ बच्चे खेल रहे थे तो उसमें से एक बच्चा क्या था? राजा का रोल कर रहा था। तो कुछ बच्चे एक बच्चे को पकड़ के ले आते हैं और उसको कहते हैं भाई राजा साहब इसने देशद्रोह किया है, यानी हमारी जो प्रजा है, हमारा जो शासन है, इसके विरुद्ध इसने देशद्रोह का काम किया है। तो वो जो बच्चा ना वो इसे क्या कहता है? उन जो सैनिक होते हैं, जो बच्चों सैनिक का रोल बना करते हैं, उनको एक ही बात कहता है भाई इसको क्या कर दीजिए, इसकी हत्या कर दीजिए, इसे फांसी की सज़ा दीजिए, मौत की सज़ा दे दी। तो चाणक्य इस बात को सुनता है, चाणक्य प्रभावित होता है उस बच्चे से। भाई एक छोटा सा बच्चा देशद्रोह के बारे में इतनी नॉलेज जानता है, तो यह उस बच्चे को लेके कहा जाता है तक्षशिला विश्वविद्यालय में लेके चला जाता है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। और वह बच्चा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य। बाद में यह बच्चा क्या बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य बनता है और किसे हराता है? गणानंद को हरा जाता है। ये नंद वंश का अंतिम शासक था और मौर्य वंश की स्थापना करता है। मौर्य वंश की स्थापना करता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। हमेशा ही इतिहास आप पढ़ो ना तो उसमें से कुछ सीखने की कोशिश किया करो। रावण ने अपने भाई विभीषण का अपमान किया था, उसको घर से निकाला था, उसका अंत हुआ था। इसी तरह गणानंद ने चाणक्य को निकाला था, इसका अंत हुआ था, ठीक है। यानी इतिहास हमें सिखाता है हमेशा ही जो दगा करते हैं ना, वो या तो इंसान का घमंड लेके बैठता है, या अपनों को जब अपमानित किया जाता है ना तो अपने उस चीज़ का बदला जरूर लेते हैं, ठीक है। यानी किसी भी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ ना तो अपने हमेशा छोटे लोगों से कांटेक्ट में रहना, क्योंकि बड़े लोग होते हैं ना वो इतनी इज्जत नहीं देंगे जितने छोटे लोग देंगे। तो उनसे आप कांटेक्ट में रहोगे, उनकी इज्जत करोगे ना तो आप हमेशा सक्सेस रहोगे, अच्छे इंसान बनोगे, ठीक है। तो यानी अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। तो मौर्य जो मगध जो साम्राज्य था, मौर्य वंश, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापक कौन था? तो चाणक्य था। दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त, ठीक है। और किसको राया था चंद्रगुप्त मौर्य ने? गणानंद को राया था, नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। और इसका शासन था दोस्त जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व
किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, यानी ये इसका शासन काल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो ये जो एग्जाम हुआ था ना, उस समय कौन थे गृह मंत्री? उस समय थे राजनाथ सिंह। लेकिन आज राजनाथ सिंह कौन है? तो आज है रक्षा मंत्री। तो वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये जो पेपर हुआ था 2015-16 का पेपर है, तो उस समय कौन थे? उस समय राजनाथ सिंह थे। राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आज के समय में क्या है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री। अगर रेल मंत्री आ जाए तो कौन है? रेल मंत्री कौन रहेंगे? रेल मंत्री रहेंगे पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल क्या रहेंगे? रेल मंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री का तो आपको पता ही है प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन बना सकते हैं। और नितिन गडकरी क्या रहेंगे? सड़क परिवहन मंत्री। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन के आंसर बनाएंगे और पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा इसमें? देखो, मैंने जो पिछली क्लास में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें से किस किस बच्चे ने सही आंसर दिया है? तो संदीप कुमार ने सही आंसर दिया है। देखो, जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो तो मेरे को पता है, मैं बस उन्हीं के लिए क्लास शूट करता हूँ। क्योंकि अगर मेरी क्लास में 100 भी बार है ना, अभी देखो इतने ही आ रहे हैं लगभग। पहले अच्छे आते थे, अभी कुछ बच्चे पढ़ने छोड़ गए। तो 100 भी बातें उसमें से मेरे को पता है 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए क्लास शूट करता हूँ, उन 10 बच्चों के लिए। और मैं तो चाहता हूँ भाई, ये जो 10 बच्चे 10% पढ़ रहे हैं ना, आने वाले एग्जाम में इनका सिलेक्शन हो। और ये कॉमेंट में ये मेरे को बताए, सर हमारा हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। बस वही जो आपका कॉमेंट होगा ना, वही मेरी मेहनत और मेरा रिजल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर किसने सही दिया है? जिन बच्चों ने सही दिया, संदीप कुमार ने सही दिया। संदीप कुमार ने। और सुजाता देवी ने। सुजाता देवी। ठीक है, मंजीत वाईडी लिख रखा है, पता नहीं यादव है क्या वाईडी। ठीक है, मंजीत। दिनेश चौहान ने सही आंसर दिया। कविता जांगड़ा ने सही आंसर दिया है। और आंचल चौहान ने। तो इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। और किसने दिया? कविता जांगड़ा ने। ठीक है, और दिनेश चौहान ने। और कौन था? आंचल चौहान। आंचल चौहान। इन बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ बच्चों, आपके लिए मैं हमेशा गॉड से प्रेयर करूँगा भाई, आने वाले एग्जाम में आप सक्सेस हो। ठीक है। हाँ, एक लड़की और भी पढ़ती है, उसका नाम क्या है? कविता नाम है से, उनका आंसर भी सही आता है। ठीक है, और पिंकी शर्मा भी, ये भी सही आंसर देती है। तो यानी लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जब लकड़ी, हम कोई भी पत्थर तोड़ते हैं, सीखा करो। कोई भी चीज़ है ना, स्टोरी, पत्थर तोड़ते हैं ना, उस पर जब पहली चोट मारते हैं तो पत्थर नहीं टूटता, लेकिन जब अंतिम चोट लगती है ना, जैसे 15-20 चोट मारने के बाद जब पत्थर टूटता ना, तो कहते हैं वो ये चोट सही निग्गर लगी तो पत्थर टूट गया। अरे जो लास्ट में चोट लगी ना, जितना उसका योगदान था, उसमें जब पहली चोट लगी ना, उतना इस पहली चोट का भी योगदान था। तो यानी आज आप मेहनत कर रहे हो, जिस दिन सक्सेस हो गए ना, तो आज मेहनत कर रहे हो ना, इसकी उतनी ही वैल्यू होगी जितने उस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका एग्जाम हो। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़ते रहो और आने वाले एग्जाम में आप सक्सेस जरूर होंगे। तो क्या क्वेश्चन था? पिछले में पूछा गया था कथकली किस राज्य का है? कथकली पूछा गया था। तो कथकली किसका है? शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का। और केरल का कौन सा रहेगा? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। क्षत्रिय किस राज्य का रहेगा? असम का। मणिपुरी, मणिपुर का। ओडिसी, तो उड़ीसा का। ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर का। ठीक है, उड़ीसी तो कहाँ का है? उड़ीसा का, उड़ीसा का। ठीक है, और कुचिपुड़ी आ जाए तो कुचिपुड़ी तो ये रहेगा आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ रहेगा? आंध्र प्रदेश का रहेगा। ठीक है, और भरतनाट्यम आ जाए तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का।
तमिलनाडु का। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हर क्लास के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आता है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ, यानी बार बार रिवीजन करने से हमारे दिमाग में वो इमेज छप जाएगी। यानी कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य का? केरल का। ठीक है, कथकली में भी लय है और केरल में भी लय है, इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, मोहिनी एक कली की तरह है, लेकिन कहाँ रहती है? केरल के अंदर रहती है। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो। क्षत्रिय कहाँ रहेगा? असम का। स भी इसमें है और स भी इसमें है, तो कनेक्ट कर सकते हैं। मणिपुरी तो मणिपुर समझ जाओगे, उड़ीसा से उड़ीसी समझ जाओगे। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, यानी कच्ची पुड़ी थी वो अंधे लोगों को दे दी जाती है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी कहाँ रहेगा? आंध्र प्रदेश का रहेगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, इसमें भी मैं है भरतनाट्यम में, और इसमें भी क्या है? मैं है तो भरतनाट्यम, और इसमें भरत में भी तय है और तमिल में भी तय है, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। और नाट्यम तमिलनाडु और नाट्यम में भी नया है, तो इसमें क्या रहेगा? 3 शब्द 3 वर्ड एक साथ में रहेंगे, तो इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। भरतनाट्यम कहाँ करेगा? तमिलनाडु का रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा है? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1556 के अंदर हुई थी। 1556 के अंदर हुई थी। जो बच्चा अगर जिले वाइज हरियाणा जी के करना चाहता है, मैंने लगभग 17 जिलों के अच्छे डिटेल से वीडियो डाल रखे हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है, बाकी भी मैं करवा दूंगा, तो आप वहाँ जाके भी 17 जिले कनेक्ट कर सकते हो। उसमें भी मैंने सभी, जो पानीपत जिला कराया था इसमें सभी पानीपत की डिटेल मैंने करवाई है। ठीक है, और ये अपनी सीरीज चलती रहेगी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किस के बीच में हुई थी? अकबर और एम्मू के बीच में। अकबर और एम्मू के बीच में हुई थी। ठीक है, अकबर की बात करें तो 1542 में इनका जन्म होता है। जब हुमायूं को अज्ञातवास के अंदर हुमायूं जाता है ना, तो राजा वीरसाल के मेले में किसका जन्म होता है? तो अकबर का जन्म होता है। ठीक है, और एम्मू की बात करें तो ये कहाँ का शासक था? रेवाड़ी का एक व्यापारी था भाई। जब हुमायूं की 1556 में मृत्यु होती है, तो इस बात का किसको पता लगता है? एम्मू का पता लगता है, और ये दिल्ली का राजा बन जाता है, दिल्ली का राजा। और अकबर उस समय कहाँ था? अकबर उस समय कहते हैं कलानौर में था। कलानौर में इसका जो राज्याभिषेक किया गया था। तो एम्मू की बात करें तो एम्मू 1556 में राजा बन जाता है। एक क्वेश्चन बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, भाई अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो मैं आपको यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। अगर अंतिम हिंदू सम्राट आ जाए ना, अंतिम हिंदू सम्राट, तो राजा हर्षवर्धन रहेगा। अगर अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा आ जाए, अंतिम हिंदू शक्तिशाली राजा, तो वो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। अगर आ जाए अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू शासक, ये कौन था? ये एम्मू था भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसने किया गया था अपने आप को 14वां विक्रमादित्य घोषित किया, क्योंकि एम्मू जो पानीपत का युद्ध हुआ था उससे पहले 17 लड़ाई इसने लड़ी थी और एक भी नहीं आ रहा, तो इसने अपने आप को विक्रमादित्य घोषित किया था। ठीक है, तो एम्मू कहाँ का शासक था? रेवाड़ी था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। पहला कब हुआ था? 1526 के अंदर। और तीसरा कब हुआ था? 1761 के अंदर हुआ था। हर क्लास में इसका मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी क्या रहेगा? काला तितर। काला तितर। अगर राजकीय पशु आ जाए तो वो क्या रहेगा? काला हिरण। काला तितर क्या है? पक्षी, राजकीय पक्षी। अगर पशु आ जाए तो वो कौन सा रहेगा? काला हिरण। काला हिरण। मिठाई आ जाए तो क्या रहेगी? जलेबी। खेल आ जाए तो कुश्ती। खेल आ जाए तो कुश्ती। ठीक है, इसी तरह वृक्ष आ जाए तो कौन सा रहेगा? पीपल रहेगा। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होते हैं, वृक्ष आ जाए तो मैं आपको बताऊं वृक्ष वट नहीं रहेगा, क्योंकि लगभग बच्चे क्या सोचे, ज्योतिषर के अंदर जब गीता का उपदेश दिया गया था ना, गीता का उपदेश कहाँ पे दिया गया था? ज्योतिषर में। तो बच्चे क्या समझते हैं, वो कहाँ पे दिया गया था? वट वृक्ष के नीचे, यानी बरगद के पेड़ के नीचे दिया गया था। तो हरियाणा का जो राजकीय वृक्ष है ना, वो कौन सा रहेगा? पीपल रहेगा, ना कि वट वृक्ष। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे,
तो ये थोड़ी ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया? अभी पढ़ा। तो भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिषर नामक स्थान पे। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। ज्योतिषर में, कुरुक्षेत्र में वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। इसमें क्या ऑप्शन रहेगा? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, पानीपत, थानेसर। तो कहाँ पे दिया था? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर नामक स्थान पे वट वृक्ष के नीचे गीता का उपदेश दिया था भगवान श्री कृष्ण ने। किसको दिया था? किसको दिया था? अर्जुन को दिया था, ठीक है। अगर सोनीपत की बात करें ना, तो सोनीपत से हर्षवर्धन कालीन मुद्राएं कहाँ से मिली है? सोनीपत से मिली है। और शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति, तो ये कहाँ मिलती है? फिजिलपुर, सोनीपत से। फिजिलपुर, सोनीपत से ये चीज़ मिली है। अगर थानेसर की बात करें ना, थानेसर को क्या कहते हैं? मुगलों का टीला। मुगलों का टीला किसे कहते हैं? थानेसर को कहते हैं, ठीक है। और थानेसर में क्या है? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ रहेगा? थानेसर के अंदर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसे हर्षवर्धन को हराया था, किस राजवंश से था? देखो मैंने हर क्लास के अंदर कहा भाई, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से आपको हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एग्जाम के अंदर। ये अपनी कौन सी क्लास है? 13वीं क्लास है। और 13 क्लास के कोई भी क्लास पढ़ के देख लो, सभी के अंदर पुष्यभूति वंश से हर पेपर के अंदर क्वेश्चन आपको मिला है। जो बच्चा कंटिन्यू क्लास रहा है उसका तो कंप्लीट हो गया वो पुष्यभूति वंश, कराने की जरूरत भी नहीं है टॉपिक के अंदर। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था, लेकिन उसका दूसरा नाम क्या है? इसका पर वर्धन वंश है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम रहेगा, ठीक है। पुष्यभूति इसका संस्थापक था। अगर इसका शक्तिशाली राजा है वो कौन था? हर्षवर्धन था। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था? थानेसर को, जो कहाँ रहेगी? कुरुक्षेत्र के अंदर। अभी करके हैं मुगलों का टीला, ठीक है। और इस दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो इसने कन्नौज को बनाया था दूसरी राजधानी, ठीक है। बाकी डिटेल्स में आपको टॉपिक पूरा करवाऊंगा। और बात करें ना, तो इसने पहली राजधानी किसे बनाया? थानेसर को। दूसरी किसे बनाया? कन्नौज को। और इसके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। जिसने कौन सी रचना लिखी थी? तो हर्षचरित। और इनके समय में एक चीनी यात्री आया था, चीनी यात्री, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। तो वो कौन सा? हवेन सवांग। इसकी पुस्तक कौन सी थी? सीयू की, ठीक है। सीयू की इनकी पुस्तक थी। हर्षवर्धन सबसे शक्तिशाली राजा था और हर्षवर्धन ने रचना लिखी थी खुद, रत्नावली, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। राजा को क्या प्रिय है? नाग की रतन यानी रत्नावली। और प्रिय क्या है? प्रियदर्शिका, नागानंद। ये किसकी थी? हर्षवर्धन की थी। क्वेश्चन क्या पूछे गए? तुम्हें क्वेश्चन देखो। राजा पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था? तो ये चालुक्य वंश से था भाई, चालुक्य वंश से था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और हमें किस अभिलेख से ये पता लगता है इसने हर्षवर्धन को हराया था? तो एओल अभिलेख से, एओल अभिलेख से ये पता चलता है भाई, जो पुलकेशिन द्वितीय था चालुक्य वंश से था, इसने किसको हराया था? तो इसने हर्षवर्धन को हराया था। इस तरीके से हम क्वेश्चन और आंसर बनाएंगे। दोस्तों अगर आपका प्यार बना रहा, आपको क्लास को शेयर करते रहे, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। अभी बच्चे मेरे क्लास शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर तो नहीं बढ़ रहे, पिछले 4-5 क्लास से कोई 10-15 सब्सक्राइबर ही आए हैं। आपसे ही उम्मीद है, आप जितना उम्मीद हमसे करते हो उतनी हम भी आपसे उम्मीद करते हैं। शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरियाणा के गांधी कौन है? हरियाणा के गांधी किसे कहते हैं? तो हरियाणा के गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। हरियाणा का गांधी
हरियाणा का गांधी। किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। इनका संबंध कहाँ से था? सोनीपत से। अगर हरियाणा का प्रथम दल बदलू आ जाए तो वो भी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को कहते हैं। तो हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। संबंध कहाँ से? सोनीपत से। अगर हरियाणा का जॉन मिल्टन आ जाए, जॉन मिल्टन, कमेंट करके बता देना भाई। हाँ, इतना बता दो, इनका जो संबंध है ना वो रोहतक से है, जॉन मिल्टन का। तो कमेंट करके बता देना, अगली क्लास में उन बच्चों का नाम भी लूंगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? भाखड़ा नागल बांध, धर्मशाला बांध, अंगनपुर बांध, रणजीत बांध। तो हरियाणा में कौन सा रहेगा? अनंगपुर बांध रहेगा भाई, अनंगपुर बांध। तो कहाँ रहेगा ये? फरीदाबाद में। अनंगपुर बांध कहाँ रहेगा? फरीदाबाद के अंदर रहेगा। अगर घग्गर नदी पे बात करें, घग्गर नदी पे कौन सा बांध रहेगा? तो घग्गर नदी पे कौशल्या बांध रहेगा भाई। घग्गर नदी पे कौन सा बांध रहेगा? कौशल्या बांध। कौशल्या बांध। दीवान वाला बांध, दगराना बांध यानी कौशल्या बांध, दीवान वाला बांध और दगराना बांध। और कौन सा रहेगा? ओटू, ओटू और छमला बांध, छमला बांध। ये किस नदी पे रहेंगे? ये रहेंगे घग्गर नदी पे। अगर याद नहीं रहना तो ट्रिक बना सकते हो, कौशल्या गाना गा, कौशल्या गाना गा, छमला तेरा दीवाना। यानी कौशल्या क्या गाएगी? गाना गाएगी, और उसका दीवाना कौन है? छमला है ना। छमला किसका दीवाना है? कौशल्या का दीवाना है। तो ये ट्रिक हम याद कर सकते हैं, कौशल्या गाना गा, छमला तेरा दीवाना। तो कौशल्या बांध, दगराना बांध, छमला बांध और दीवान वाला बांध और ओट्टू बांध जो सिरसा के अंदर है, ये किस नदी पे रहेंगे? घग्गर नदी पे रहेंगे। अगर यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी पे कौन सा बांध रहेगा? ताजे वाला बांध, अथनी कुंड बैरान, अथनी कुंड बांध। ये किस पे रहेंगे? ये घग्गर नदी पर रहेंगे, ठीक है। और बात करें ना तो किसाऊ, रेणुका, लखवार, ये किस नदी पे बांध है? तो ये यमुना नदी पे रहेंगे, किसाऊ, रेणुका और लखबार। अगर साहिबी नदी पर बांध आ जाए तो कौन सा रहेगा? मसानी बांध, साहिबी नदी पर। आगे पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, साहिबी नदी पर मसानी बांध। सर जी कहाँ रहेगा? तो ये रेवाड़ी के अंदर रहेगा भाई, रेवाड़ी के अंदर कौन सा बांध रहेगा? साहिबी नदी के ऊपर मसानी बांध रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम पढ़ते रहेंगे और अपना जो जीके का पोर्शन है वो इंक्रीज करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा केसरी नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा केसरी किसे कहते हैं? हरियाणा केसरी तो किसे कहते हैं? पंडित नेक्कीराम शर्मा को, नेक्कीराम शर्मा को। इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था केलंगा गांव भिवानी से। 1887 के अंदर इनका जन्म होता है, केलंगा गांव भिवानी के अंदर। केलंगा गांव भिवानी में किसका जन्म होता है? पंडित नेक्कीराम शर्मा का। और उन्होंने पहले विश्व युद्ध के अंदर हरियाणा जो भारत के सैनिक भर्ती हो रहे थे उनका विरोध किया था। किसने किया था? पंडित नेक्कीराम शर्मा ने, ठीक है। हरियाणा केसरी इन्हें कहते हैं। इनकी एक पत्रिका आई थी, कौन सी थी? संदेश, संदेश पत्रिका। कब आई थी सर जी? 1930 के अंदर आई थी। कौन सी पत्रिका थी? संदेश, ठीक है। और ओम रूल का नेतृत्व की बात करें तो ओम रूल का नेतृत्व 1917 के अंदर रोहतक के अंदर किसने किया था? तो पंडित नेक्कीराम शर्मा ने किया था, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? हरिश्चरित खालिस्तान ने लिखी, अभी कुछ करके आए हैं, यानी हर्षवर्धन से 100% आपको क्वेश्चन बनेगा। 100 क्या, मैं 200%। कल की क्लास में मैंने 100 बताया था, आज 200% कहता हूँ। आपको एक क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा। जो पहले एग्जाम आते थे उसमें 2-2 आते थे, लेकिन अब एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। और एक क्वेश्चन की वैल्यू आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि जो पेपर देते हो ना उसमें आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, वहाँ सिलेक्शन आपका रुकता है, ठीक है। यमुना नदी किस जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है? नदियों से भी मैंने आपको बताया भी 100% आपको क्वेश्चन मिलता है। यमुना नदी हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है। यह हर की दुम से। और कहाँ प्रवेश करती है? तो ये यमुनानगर में प्रवेश करती है, यमुनानगर में। और यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ
सीमा बनाता है। 3 राज्य कौन कौन से रहेंगे, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यूपी। ठीक है। यानी जो यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है, तो यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर में प्रवेश करने के बाद किस जिले में आती है, करनाल में। करनाल से पानीपत में, पानीपत से सोनीपत में, फिर दिल्ली में, और दिल्ली से ये किस में चली जाती है, ये दिल्ली से जाती है फरीदाबाद, और फरीदाबाद से पलवल में, और पलवल के हसनपुर नामक स्थान से कहाँ चली जाती है, ये यूपी के अंदर चली जाती है अलीगढ़ जिले में। अलीगढ़ जिले में, यानी यूपी के साथ ये सीमा साझा करती है। और कितने किलोमीटर की, 320 किलोमीटर की सीमा यूपी के साथ साझा करती है। और एक एग्जाम में ये पूछा गया था भाई जो यमुना नदी है ये किस जिले के अंदर से प्रवेश नहीं करती, तो इसमें कौन सा था, रोहतक ऑप्शन था। और करनाल, पानीपत और सोनीपत ये तीनों थे, किस जिले में नहीं प्रवेश जाती, तो ये रोहतक के अंदर नहीं जाती। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको जिले भी याद होने चाहिए अगर नदियाँ करते हो तो। घग्गर नदी मैंने आपको बताया था, घग्गर नदी कहाँ से प्रवेश करती है, पंचकुला में कालका नामक स्थान थे। पंचकुला से अंबाला के अंदर, अंबाला से आती है कैथल के अंदर आती है, कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं आती है, ध्यान रखना। कैथल से जींद में नहीं आती है, फतेहाबाद में आती है। और फिर सिरसा से ओटू नामक स्थान से कहाँ चली जाती है, ये राजस्थान के अंदर चली जाती है। और जो घग्गर नदी है इसको पाकिस्तान के अंदर क्या कहते हैं, किसी ने पूछा गया था, हकरा, हकरा नदी कहते हैं। किस नदी को, घग्गर नदी को कहते हैं पाकिस्तान के अंदर। ये विलुप्त जैसे गंगानगर के आसपास हो जाती है, लेकिन कहते हैं जब इसमें बारिश के समय जब पानी आता तो ये पाकिस्तान तक चली जाती है। अब तो ये लुप्त हो चुकी है। ठीक है, यानी इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे कन्फ्यूज यहाँ होते हैं। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, सोचो एक बार। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा। लगभग बच्चे किसके साथ जाएंगे, कुरुक्षेत्र के साथ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब बनाया गया था, 1956 के अंदर। किसने उद्घाटन किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन में ही नहीं है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। ऑप्शन में क्या रहेगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं है। यानी ये कब बना था, 1956 में बना था हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय। 1966 के बाद में कौन सा बना था, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। तो 1966 के बाद में कौन सा बना, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा ये सर जी, तो ये हिसार के अंदर रहेगा। और कब बनाया गया था, तो 1970 के अंदर बनाया गया था। ठीक है, ये सही आंसर रहेगा। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। मैं नहीं कहता, पेपर कहता है। ठीक है, और 2015 के अंदर पेपर आता है डिप्टी रेंजर इवनिंग सेशन के अंदर। ठीक है, कैटेगरी नंबर 11 का ये पेपर था। तो हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय आ जाए तो लगभग बच्चे किसके साथ जाते हैं, कुरुक्षेत्र के साथ जाते हैं। लेकिन अच्छे ने किसे माना है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सही माना, 1970 के अंदर बना था। अगर गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय आ जाए ना, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है, ये भी हिसार के अंदर रहेगा। और कब बनाया गया था, 1995 के अंदर। ठीक है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय। अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय आ जाए, ये कहाँ रहेगा, रोहतक के अंदर। बी.डी. शर्मा भी कहाँ, रोहतक के अंदर। और महर्षि दयानंद का बनाया था, तो 1970 के अंदर, 76 के अंदर कौन सा विश्वविद्यालय बनाया गया था, तो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखा करो, कॉमन सेंस भी लगाया करो। ठीक है, मारुति कार का निर्माण, कारखाने का निर्माण खालिस्तान में, तो मारुति कहाँ बनाई जाती है, हरियाणा के अंदर, गुरुग्राम में। कारखाना कहाँ रहेगा, गुरुग्राम में। ठीक है, इस तरीके से आगे के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, फरीदाबाद में बाटा उद्योग रहेगा, करनाल का आ जाए तो लिबर्टी शूज उद्योग रहेगा, सिरसा का वनस्पति उद्योग फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुद्वारा मंजी साहिब हरियाणा के किस जिले में, गुरुद्वारा मंजी साहिब
देखो कन्फ्यूज करते हैं बच्चों को यहाँ पे। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो मंजी साहिब, अगर श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, देखो पहला कौन सा गुरुद्वारा मंजी साहिब पूछा गया है, ठीक है। दूसरा कौन सा मंजी साहिब गुरुद्वारा, और तीसरा कौन सा श्री मंजी साहिब। तो जो गुरुद्वारा मंजी साहिब है ना, ये रोहतक के अंदर रहेगा, और मंजी साहिब गुरुद्वारा जो ये कहाँ रहेगा, अंबाला में, और श्री मंजी साहिब आ जाते ये कहाँ रहेगा, कैथल के अंदर, ठीक है। गुरुद्वारों का शहर आ जाए किसे कहते हैं, कैथल को कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारे किस जिले के अंदर है, अंबाला जिले के अंदर है, ठीक है। अगर गुरुद्वारा मंजी साहिब आ जाए किसे कहेंगे, रोहतक को। एक बार साथ में गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरु, ठीक है। अपने गुरु अच्छा होगा ना तो हमें रोने नहीं देगा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। गुरुद्वारा गुरु, अगर हमारा गुरु अच्छा होगा ना तो अच्छे द्वार हमें दिखाएगा और हमें कभी रोने नहीं देगा। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब, ठीक है, कहाँ रहेगा, रोहतक में। इस तरीके से भी बना सकते हैं, गुरु होता है ना, अच्छे द्वार दिखाएगा और हमें साफ बना के छोड़ेगा, हमें रोने नहीं देगा। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब का रहेगा रोहतक के अंदर। अगर मंजी साहिब आ जाए ना, मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो अंबाला के अंदर रहेगा। हमारे पास कितने भी आम हो, लेकिन हम बिना गुरु के क्या रहेंगे, साहब नहीं बन सकते। यानी कितने भी आम हो तो हम बिना गुरु के साहब नहीं बन सकते, इसमें गुरु नहीं है। तो यानी मंजी साहिब का रहेगा अंबाला के अंदर। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा आ जाए तो वो का रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। अगर इंसान थल के साथ जुड़ा रहता है ना तो हमेशा श्रीमान, कितनी इज्जत के साथ बोला जाता है श्रीमान, तो हमेशा हमारे साथ श्री जुड़ा रहेगा। अगर थल के साथ जुड़े रहेंगे तो श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा का रहेगा, कैथल के अंदर रहेगा। इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, हरियाणा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ रहेगा। कमेंट करके बता सकते हो क्या, बता देना। चलो 2 क्वेश्चन हो गए आज के। क्या है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ रहेगा, ठीक है। यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT। ऑप्शन दूं क्या आपको, ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो। करनाल, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, ठीक है, और कौन सा इसमें, फरीदाबाद। बता देना भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है। देश की अगर कुल की बात करें तो देश की अगर कुल की बात करें तो कितना रहेगा, 1.34% हरियाणा रहेगा। देश के कुल भाग का 1.34%। पंजाब का कितना हिस्सा मिला था, 35.18%, लगभग 35% हिस्सा मिला था पंजाब का। और यमुना नदी और घग्गर नदी के क्षेत्र का जो बीच का क्षेत्र था वो मिला था। और किस संविधान संशोधन के अनुसार हरियाणा बना था, तो 18वां संविधान संशोधन। और कौन सा राज्य बना था, तो 17वां राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन के अनुसार 17वां राज्य बना था हरियाणा, ठीक है। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिले थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। खालिस्तान नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। अभी पढ़ के आए हैं, तो यमुना नदी, यमुना नदी जो यूपी और हरियाणा के बीच में क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है। कितने किलोमीटर की, 320 किलोमीटर की सीमा ये साझा करती है, ठीक है। देखो बच्चे, इनमें क्वेश्चन क्या है, ठीक ठीक लेवल के पूछे गए थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े डीप की आते हैं। तो मैंने 2015-16 से जो क्वेश्चन पेपर है ये स्टार्ट कर रखे हैं, और लगातार हर रोज़ आपको एक क्लास दूंगा। अगर मान के चलो आपका CET का एग्ज़ाम या ग्राम सचिव का एग्ज़ाम या हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम, इनमें से अगर कोई भी आता ना, मान के चलो नॉर्मल सी बात है, अक्टूबर या नवंबर में मान के चलो, इससे पहले तो लगता नहीं भी कोई एग्ज़ाम होगा। तो अक्टूबर नवंबर से हमारे पास जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने हैं। 4 महीने 120 दिन है। अगर 120 दिन लगाओ तो आप 90 दिन लगा लो, 3 महीने लगा लो। अगर 90 क्वेश्चन पेपर हमने इस तरीके से कर लिए तो हमारा जीके का पोर्शन कितना इंक्रीज हो जाएगा, कितनी समझ हो जाएगी, ये ज़रूरी है।
लगातार क्लास लगाते रहो, मेरी गारंटी आपको हर रोज़ क्लास मिलेगी, ठीक है। लगभग 100 पेपर मेरे पास पड़े प्रीवियस ईयर के। अगर कोई बच्चा PDF लेना चाहता है ना इन पेपरों की, तो मैं नंबर दे देता हूँ 93 503 78 324। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। हाँ, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख देना भाई, नाम और डिस्ट्रिक्ट। लगभग 1100 या 1200 पेज की वो PDF है, मैं बच्चों को वो सेंड कर दूंगा। तो जो पेपर मैं करवाता हूँ वो वहीं से करवाता हूँ, मैंने PDF निकाल रखी है प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए, तो मैं वहाँ से ये पेपर करवा रहा हूँ। तो इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करते हो तो मैं आपको वो PDF दे दूँगा, ठीक है। उसमें से आप क्वेश्चन लगा भी सकते हो, भी कौन सा क्वेश्चन कैसे है, आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं बता भी दिया करूँ भाई आज वो पेपर करेंगे हम, तो वो PDF आप खोल के वो क्वेश्चन लगा सकते हो। और उसमें जो क्या है रीजनिंग मैथ, वो भी क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा? कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? यानी शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद कहाँ रहेगी? हरियाणा के अंदर है कांच की मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली मस्जिद कहाँ रहेगी? शीशे वाली मस्जिद रहेगी रोहतक के अंदर। रोहतक में। और कौन सी मस्जिद है रोहतक में? दिन्नी मस्जिद कहाँ रहेगी? रोहतक के अंदर रहेगी। और ऑप्शन इसमें कौन से है? इसमें गुरुग्राम है, यमुनानगर है, सिरसा रहे। तो सिरसा की बात करें, राजा सार्स का किला, सिरसा के अंदर क्या रहेगा? राजा सार्स का किला। गुरुग्राम में कौन सी मस्जिद रहेगी? गुरुग्राम में सराय अलवर्दी की मस्जिद, सराय अलवर्दी की मस्जिद कहाँ रहेगी? गुरुग्राम में रहेगी। और ऑप्शन कौन सा था इसमें? यमुनानगर। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में कपाल मोचन गुरुद्वारा रहेगा। यमुनानगर में बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया का रंग महल, कपाल मोचन गुरुद्वारा, मोचन गुरुद्वारा, ये कहाँ रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। यानी शीशे वाली मस्जिद पूछेगी तो शीशे वाली मस्जिद कहाँ है? रोहतक के अंदर है। और दिन्नी मस्जिद आ जाए तो वो कहाँ रहेगी? रोहतक के अंदर। और सिरसा के अंदर कौन सा रहेगा? राजा सार्स का किला। गुरुग्राम में सराय अलवर्दी की मस्जिद। यमुनानगर के अंदर कौन सी रहेगी? बुढ़िया का जो रंग महल है और कपाल मोचन गुरुद्वारा। लाल मस्जिद आ जाए वो कहाँ रहेगी? रेवाड़ी के अंदर रहेगी, अकबर के शासनकाल में बनवाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा इसमें, या कुल हो गए होंगे हमारे क्वेश्चन, हो गए। एक क्वेश्चन और था, हाँ। खालिस्तान के अनुसार हरियाणा का उद्योग आरण्य से हुआ है, यानी आरण्य किसने कहा हरियाणा को? तो डॉक्टर HR गुप्ता ने, डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा है? आर्यों का घर कहा है, आरण्य, ठीक है। इसी तरह यदुनाथ सरकार ने क्या कहा है? रियल। यदुनाथ सरकार ने, यदुनाथ सरकार, इसने क्या कहा है? रियल। अगर महाराज कृष्ण के अनुसार क्या कहा है? हरना, यानी लूटना, लूटपाट करना, महाराज कृष्ण ने हरना या लूटना, ठीक है। मैंने हरियाणा के प्राचीन नाम किसने क्या कहा है, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ में क्या है, ये सबसे पहले क्लास ली थी जब हमने YouTube स्टार्ट किया था। उसमें तो मैंने वो 10-15 या 20 मिनट की क्लास उसमें डिटेल से करा रखा है, एक बार वो क्लास भी देख लेना, आपके इसमें से डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। अगर दिल्ली की बात करें ना, दिल्ली को कितनी तरफ से हरियाणा घेर रखा है? दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेर रखा है, एक पूर्व को छोड़ के, बाकी 3 दिशा के अंदर कौन है? हरियाणा है। पूर्व दिशा को छोड़ दे दो। और कौन कौन से जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सबसे पहले सोनीपत, सोनीपत के बाद में झज्जर, फिर गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद। यानी 4 जो जिले हैं ना, ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? दिल्ली के साथ बनाते हैं, ठीक है। इन मैंने हरियाणा की सीमाओं का टॉपिक भी करवा रखा है। तो 4 जो जिले हैं ना, वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं? सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम और
फरीदाबाद दिल्ली के साथ 3 तरफ से हरियाणा दिल्ली को घेरे हुए हैं। ठीक है, ये थे आज का हमारा क्वेश्चन पेपर और हमारे आंसर और क्वेश्चन। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना और शेयर कर दिया करो भाई, अपने दोस्तों को बता दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसे लगी। और पढ़ते रहो भी, हर क्लास के अंदर कहता हूँ पढ़ाई के वगैरह कुछ भी नहीं है, ना तो आपकी कोई इज्जत करेगा, ना कोई आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएगा, चाहे घर में किसी की भी शादी हो आपको इग्नोर करेंगे। अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो अच्छे से अच्छे अपने सपने हैं अपने मम्मी पापा के, अपने बच्चों के, तो वो अचीव कर सकते हो। और वो होता है शिक्षा से, शिक्षा से इंसान की लाइफ चेंज हो जाती है। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया, सर आप इतने जल्दी क्यों उठ जाते हो, राइट में इतना काम करते हो। तो मैं उन बच्चे को कहना चाहूँगा आपके ऊपर अभी तक जिम्मेवारी नहीं है, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। और जब जिम्मेवारी इंसान के ऊपर आती है ना, तो उसको कहते हैं हर रात को जागने वाला इंसान आशिक नहीं होता, घर की जिम्मेवारियाँ भी नींदें उड़ा देती है। तो अपने सपने हैं ना वो कभी सोने नहीं देते। अगर आपने जिस दिन अपने मम्मी पापा के बारे में सोच लिया मेरे को मम्मी पापा के सपने पूरे करना है, तो आपको नींद नहीं आएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। तो शायरी सुना चाहूँगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ठीक है, तो थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो शायरी अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। तो उम्मीद करता हूँ क्लास भी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।